दोस्तों, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है प्रत्यक्ष, जो कि आपको दिखता है, आपके सामने होता है। दूसरा कारण होता है अप्रत्यक्ष, जो दिखता नहीं है लेकिन उसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो उस एग्ज़ाम में आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं वो तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अप्रत्यक्ष रूप से कितनी मेहनत की है ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा संविधान बनता है और संविधान बनने के बाद आज हम इस दौर में पहुंच गए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रत्यक्ष कारणों में तो अगर हम देखें तो जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन्होंने लगभग 350 साल तक घनघोर परिश्रम करने के बाद आज़ादी दिलाई। ये तो हो गया प्रत्यक्ष कारण। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि भारत को आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तथा ये अप्रत्यक्ष कारण जो दिखता नहीं है लेकिन इसका होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर आपके लिए लाया हूं, जिससे आपको ये भी पता चले कि ये भी एक कारण था भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। दोस्तों, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है। पूरा का पूरा विश्व दो खेमों में बट जाता है। एक तरफ एलाइज कंपनी होती हैं, दूसरी तरफ होती हैं एक्सिस कंपनीज। कंपनीज का मतलब वही देश जो एलाइज को समर्थन देते हैं तथा ऐसे देश जो एक्सिस को समर्थन देते हैं। इधर जो हिट लिस्ट में आते हैं उनका नाम था हिटलर, यानी जर्मनी वाले। और इधर जो इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो दोस्तों, जब ये युद्ध चल रहा था तो एक तरफ तो इंग्लैंड का, अंग्रेज़ों का कब्जा भारत पे था, तो भारत के बहुत सारे सैनिकों को, बहुत सारे आदमियों को, बहुत सारे सोल्जरों को यहाँ से भेजा गया सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए। दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, आज़ाद हिंद फौज के कम से कम 50,000 आदमी उन्होंने भेज दिए जर्मनी की तरफ से लड़ने के लिए। तो उधर दोनों की लड़ाई हुई और लड़ाई होने के साथ साथ जब इंग्लैंड जीत गया तो विंस्टन चर्चिल इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना रहा तो भारत को कभी आज़ादी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जब अपनी आज़ाद हिंद फौज को भेजा था जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए, सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगता था कि अगर जर्मनी जीत गई तो भारत से तुरंत के तुरंत अंग्रेज़ों को भगा दिया जाएगा। लेकिन जर्मनी हार जाती है, हिटलर आत्महत्या कर लेता है, उसके बाद कहानी उलट जाती है। महात्मा गांधी उस समय सर्वश्रेष्ठ इंसान थे जो कि भारत को यूनाइट या एक कर सकते थे, उनके अंदर इतनी बड़ी क्षमता थी। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। विंस्टन चर्चिल के दिमाग में ये पहले से था कि भारत छोड़ो आंदोलन अगर सफल हुआ तो हमको भारत को छोड़ना ही पड़ेगा, जो कि वो पहले से ही खफा था, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज जो है वो जाकर जर्मनी के साथ होकर लड़ी थी इनके खिलाफ। दोस्तों, समय 1945, इंग्लैंड में जनरल इलेक्शंस। अपने यहाँ जैसे होते हैं राज्यसभा लोकसभा, वैसे ही इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन्स को हम लोग, आप समझ लीजिए लोकसभा समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं जिससे वहाँ का प्रधानमंत्री पद का निर्धारण होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इनको आप राज्यसभा के सदस्यों को जैसे समझ लीजिए, ये लोग डायरेक्ट नहीं इलेक्ट किए जाते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्शंस कराने हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इलेक्शंस कराने हैं। टोटल सीटें हाउस ऑफ कॉमन्स में होती हैं 640, यानी जो भी इंसान 321 सीटें ले आएगा वो बनेगा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, इंग्लैंड में उस समय दो बड़ी पार्टियां थीं, एक थी कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी थी लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से विंस्टन चर्चिल, जो कि पहले भी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं को दोबारा प्रतिनिधि बनाया गया। लेबर पार्टी की तरफ से क्लीमेंट एटली को प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करने के लिए नियुक्त किया गया। अब देखिए, होता यह है कि जब विंस्टन चर्चिल अभी उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार जिताया था इंग्लैंड को, यानी पूरा का पूरा इंग्लैंड उनके समर्थन में था। और विंस्टन चर्चिल ने अपने भाषणों में भी बोला था कि अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो भारत को कभी आज़ादी नहीं मिलेगी।
तो दूसरी तरफ थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली समाजवादी आदमी थे और भारत को आज़ाद करने के पक्ष में थे। दुनिया को उस समय ये पता था कि इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि क्लीमेंट एटली एक कमज़ोर दावेदार भी थे। दूसरी बात ये था कि विंस्टन चर्चिल की छवि उस समय बहुत अच्छी बन गई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने जिता दिया था। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद जब रिजल्ट आते हैं तो पूरी दुनिया चौंक जाती है। सबको लगता है कि ऐसे अचानक से कैसे हो गया। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त होता है, ऐसे ही क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी थी उसको बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त होता है। जैसे ही क्लीमेंट एटली जीतते हैं वैसे ही क्लीमेंट एटली लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजते हैं और भारत की आज़ादी का ड्राफ्ट बनवाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर देना है और अपने सारे औपनिवेशिक क्षमता जितनी भी हैं उनको वापस कर लेना है। इधर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से लड़ाई कर रहे थे और बड़े बड़े मुद्दों को उठा रहे थे। उधर क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से क्लीमेंट एटली साहब को जीत मिली जो कि भारत के लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर विंस्टन चर्चिल उस चुनाव में जीत जाते तो शायद भारत जो है 10-15 साल बाद आज़ाद होता। तो इसीलिए ये भारत की आज़ादी का अप्रत्यक्ष कारण जो आपकी सोच को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप भारत की आज़ादी का जो प्रत्यक्ष कारण है उसके साथ साथ अप्रत्यक्ष कारण को भी समझें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।